जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका EDU फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और इस वाले सेशन में हम कवर कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस जो कांस्टेबल की परीक्षा हो चुकी हैं, जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उन सब के जो प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं उन सबको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और ये वाले सेशन में जो आपको मिलेंगे वो मैथ के प्रश्न मिलेंगे। इनके साथ में हम कॉन्सेप्ट के साथ में चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं और किस बेस पे कौन सी ट्रिक लगा करके कोई क्वेश्चन पर्टिकुलर हो सकता है कम से कम समय में, वो भी हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो इसके बेसिस पे आपका यहाँ पर कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा प्रीवियस ईयर का और सारे मैथ के कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स का। ये वाला जो पेपर है वो 27 जनवरी 2019 को सेकेंड वाली शिफ्ट में हुआ था। तो उसमें से जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सब हमने निकाल लिए हैं और यहाँ पर आपको हम मैथ के क्वेश्चन कराने वाले हैं। बाकी के सारे वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में सारे मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि एक खुदरा विक्रेता ने 10 रुपए की दर से 7 वस्तुएं खरीदी, यानी कि प्रति 10 रुपए, ठीक है, 7 रुपए की। और फिर इसी तरीके से 11 रुपए प्रति की दर से कितनी 9 वस्तुएं खरीदी, और इसी तरीके 15 रुपए प्रति की दर से 14 वस्तुएं खरीदी। अब उसमें यह हमें बताना है कि प्रति वस्तु यानी कि प्रत्येक वस्तु की बिक्री मूल्य हमें ज्ञात करना है यदि यह माना जाए कि औसत लागत मूल्य पर 20% लाभ होना चाहिए। चलिए मान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें लाभ होना है तो और हमें ज्ञात क्या करना है, बिक्री मूल्य, यानी कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस होना चाहिए कि कितने पर उसने बेचा। कब? जब उसने क्या किया हो, जब कॉस्ट प्राइस यानी कि लागत मूल्य पर 20% का लाभ लिया हो, इस तरीके से तब कितना यहाँ पर हमें सेलिंग प्राइस होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको कितने में कौन सी चीज़ बिकी उसको हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। तो एक तरफ हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि रुपए, तो हमने यहाँ पर इधर रुपए लिख लेंगे और इधर कितनी वस्तुएं हुई वो। तो 10 रुपये प्रति की दर से कितनी 7 वस्तुएं बेची हैं और ये वस्तुएं हो जाती हैं। और फिर ये क्या किया है कि 11 रुपये प्रति की दर से 9 वस्तुएं यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर ली हैं, खरीदी गई हैं। पहले तो बंदा खरीदेगा और फिर यहाँ पर 15 रुपये प्रति की दर से यहाँ पर 14 वस्तुएं यहाँ पर खरीदी गई। तो यहाँ पर कुल पैसा कितना हो गया, उसने कुल कितना लगाया, कुल लागत या उसने खरीदा या निवेश किया, तो वो तो 10 × 70 हो जाएगा। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 70 रुपये इसकी लागत हो गई और ये 99 हो जाएगा, 11 × 9 = 99। और इधर जब इसकी गुणा करेंगे तो 14 × 5 = 70, 7 और 14 × 1 = 14 और 14 × 7 आपका ये 21 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाती है, यहाँ पर ये लागत हो जाती है। अब हमें ये देखना है कि कुल लागत कितनी हुई यहाँ पर। तो कुल लागत जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा ये यहाँ पर जब हम इनको जोड़ लेंगे हमें प्राप्त होगा 379 इनको जोड़ने पर। और हम क्या कर लेंगे, इनका हमें निकालना है क्या, एवरेज, औसत निकालना है, औसत लागत मूल्य। ये वाला क्या हो जाता है, कितनी वस्तुएं हुई प्रत्येक वस्तु पर, तो ये सारी वस्तुएं हमारी हो जाती हैं 30। जब इनको आप जोड़ोगे 9 × 7 = 16 और 16 और 14 यहाँ पर 30 हो जाएगा। अब हम अगर 30 से डिवाइड कर दे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा कि प्रत्येक वस्तु की क्या है, औसत लागत मूल्य वाला, इतना वाला, ये हमें प्राप्त हो गया। लेकिन अब हमें क्या करना है, एक वाला कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पर, कॉस्ट प्राइस पर यहाँ पर क्या 120% होना चाहिए, कि 100% लागत और 20% यहाँ पर लाभ ले रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको 120% है तो यहाँ पर 100 से भाग कर देंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये 15.16 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिक्री मूल्य हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इतने पर बेचे। देखो इतने पर एक वस्तु की हमारी लागत कितनी है, इतने रुपए की निकल करके आई। कैलकुलेशन को कम करने के लिए हमने ऐसे ही रखा और हमने यहाँ पर क्या कर लिया, ये अपने आप में 100 थी, लेकिन 20% का लाभ लेने के लिए हमसे यहाँ पर कहा जा रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 20% और जोड़ दिया, तो ये 120 हो गया ना, इसका 120 निकाल लिया तो कितना बचा, ये 15 रुपया 16 पैसा आया। तो विकल्प ए यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि ए और बी 12 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं और बी और सी उसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए और सी वही काम को क्या करेंगे, 24 दिनों में पूरा करेंगे। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि भाई तीनों मिलकर वह काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि सबसे पहले दिया गया है कि ए + बी इसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, 12 दिनों में।
फिर दिया गया है कि B प्लस C दोनों मिलकर के कितना काम करेंगे, इसी काम को 16 दिनों में पूरा करेंगे। और अंततः दिया गया है कि A और C मिल करके इसी काम को पूरा करेंगे कितने दिनों में, 24 दिनों में। अब हम क्या करेंगे, टोटल काम को निकालने के लिए यानी कि कुल काम को निकालने के लिए यहाँ पर हम इनका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 48। 12 चौके 48, 16 तियां 48 और 24 दूना 48। ये हमारी हो जाती इफिशियंसी यानी कि ये क्षमता हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो हर चीज यहाँ पर 2 बार लिखी हुई है। बी देखो 2 बार लिखा हुआ, सी 2 बार है, ए देखो यहाँ पर 2 बार है। अब हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, 2a प्लस बी प्लस सी बराबर यहाँ पर कितनी इफिशियंसी हो जाएगी, हम यहाँ क्षमता जोड़ेंगे तो 4 3 7 और ये 2 9, इतना 9 हो जाएगा। तो ए बी और सी को मिला करके हम जोड़ेंगे कि इफिशियंसी यानी कि क्षमता कितनी हो जाएगी, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 9/2, इनकी इतनी क्षमता हो जाएगी। अब हमको काम किससे करवाना है, काम भी इन तीनों से मिलकर के कराना। देखो तीनों मिलकर काम करेंगे तो हम क्या कर दें, कुल काम हमारा 48 था, तो 48 को जब हम क्या कर देंगे 9/2 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 48 गुणा 2/9। जब हम इसको भाग करके सॉल्व करेंगे तो 48 दूना कितना हो जाएगा 96, ठीक है, और 96/9 इसको 9 डिवाइड करेंगे तो आपका जो आएगा उत्तर, तो ये 10.67 दिन आएगा। तो जब इसको भाग करेंगे इतने दिनों में तीनों मिलकर के काम कंप्लीट करेंगे, तो विकल्प डी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, 10.67 दिन। इस तरीके से अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है और वह यात्रा के पहले आधे भाग को 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और दूसरे आधे भाग को 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि कुल दूरी ज्ञात करिए कितनी हुई। अब हम इसको कैसे करेंगे, मान लेते हैं कि 2 तरीके से चला है बंदा, पहले तो आधे भाग को 21 किलोमीटर, फिर दूसरे आधे भाग को 24 किलोमीटर। मान लेते हैं कि आधा आधा है तो एक एक्स रहा होगा जिसको कंप्लीट बंदे ने किया होगा आपका 21 किलोमीटर। दूसरा मान लेते हैं दूरी रही होगी, कुल दूरी मान लेते हैं कि हमें ये ज्ञात नहीं तो वो 2x हो जाएगी। अब आधे आधे की बात करें तो आधी चला 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और दूसरी आधी चलेगा यानी कि x चलेगा, मान लेते हैं ये 24 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से। इस तरीके से अब उसको समय कितना ले रहा है बंदा, समय ले रहा है वो 5 घंटे में दूरी कंप्लीट कर ले रहा है। तो अगर हम इसका अब क्या करेंगे, जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ये यहाँ पर हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब हम इनका कर लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम लेने के लिए इसको अगर हम ऊपर नीचे 8 से गुणा कर दें और इसको अगर हम ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, ये हमारा 7 से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। इसी तरीके से 7 चौके 28 और 7 दूना 14 और 2 16, तो 168 नीचे हो जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा आपका, ऊपर हो जाएगा 8x प्लस 7x हो जाएगा। इसके बराबर में हमें क्या दिया गया है, 5 दिया गया है। अब हम इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इसके बराबर में 168 गुणे 5 प्राप्त हो जाएगा। किसके, इतने के बराबर हमें इतना प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर। तो इस इक्वेशन के बराबर यहाँ पर हो जाएगा अब 8 7 15x, तो 15x बराबर यहाँ पर हो गया 168 गुणा 5, ठीक है। तो 5 एक बार 5 जाएगा और ये 3 बार चला जाएगा, फिर क्या करेंगे 3 से, तो 3 आपका हो जाएगा 3 5 15 और 1 बचा तो 3 6 18, तो x बराबर यहाँ पर 56 हो जाएगा, ठीक है। अब एक x बराबर 56 प्राप्त हुआ, हमने क्या किया था 2x माना था, ये यहाँ पर देखिए, तो 56 को क्या कर देते हैं 2 से गुणा कर देते हैं, तो 56 दूना कितना हो जाता है 112 हो जाएगा। तो देखो विकल्प यहाँ पर आपका ए वाला सही उत्तर हो जाएगा। कुल दूरी कितनी है, 112 किलोमीटर कुल दूरी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो हमसे पूछा गया था कि 2 रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 5:6 है और दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो पहली रेलगाड़ी की गति क्या है, हमें यह बताना है। तो यहां लिख लेते हैं कि पहली जो रेलगाड़ी है और ये दूसरी वाली रेलगाड़ी हो जाती है,
ठीक है। पहली वाली रेलगाड़ी कितना 5 के अनुपात में, पहली का अनुपात दूसरे से, तो 5:6 दिया गया है। ये कितना, ये स्पीड का अनुपात है यहाँ पर, ये सारा स्पीड यानी कि गति का अनुपात हो जाता है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि दूसरी रेलगाड़ी, तो दूसरी यहाँ पर 6 वाली रेलगाड़ी हो जाती है, छठी वाली, तो ये क्या करती है कि 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है कितने में, 5 घंटे में। तो इसकी चाल कितनी हो गई, तो 5 9 45, ये 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ये देखिए याद रखना। तो जब यहाँ पर 6 रेशियो बराबर कितना है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, इसको 6 से जब डिवाइड करेंगे, काटेंगे, तो 6 एकनम 6 और फिर क्या हो जाएगा 6 पंचे यहाँ पर 30, यानी कि 1 रेशियो बराबर, यानी कि 1 अनुपात बराबर कितना 15। जब 1 अनुपात बराबर 15, तो हमें पहली रेलगाड़ी की गति ज्ञात करनी, तो यहाँ पर दिया गया है 5, तो इसको हम 5 के रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 गुणा 15 कर देंगे, तो 15 पचे ये 75 हो जाएगा। तो विकल्प डी सही उत्तर होगा, यानी कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या हो जाएगी, गति हो जाएगी पहली वाली ट्रेन की। तो ये रेशियो में निकाल लेना था हमको, हमें इस तरीके से। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। अब हमें क्या करना है कि भूखंड का हमें क्षेत्रफल दे दिया गया है, अब हमसे ये परिमाप पूछ रहे हैं। मान लेते आयताकार भूखंड, मान लेते कोई पृथ्वी का मतलब जमीन का एक टुकड़ा मान लेते हैं, एक आयत है, ये मान लिया हमने, यहाँ पर लिख लिया। अब इन्होंने कहा है कि इसकी चौड़ाई, इसकी लंबाई चौड़ाई से 3 गुना। अगर हमने लिख लिया चौड़ाई, अगर x दिया गया है, तो ये क्या है चौड़ाई से 3 गुना, यानी कि x का 3 गुना, यानी कि 3x हमारी क्या हो जाएगी, ये लंबाई हो जाएगी। तो ये लंबाई हो गई और ये यहाँ पर वृत्त हो गई, यानी कि ये चौड़ाई हो गई। अब हमें यहाँ पर भूखंड का क्षेत्रफल दिया गया है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल दे तो क्या हो जाए L × B बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो लंबाई हमें कितना है यहाँ पर है, तो ये दिया गया 3x, और फिर इधर क्या दिया गया है x बराबर क्षेत्रफल कितना दिया गया है 768। अब यहाँ पर हम क्या कर लें 3x² गुणा करके लिख सकते हैं, x² हो जाएगा, ये 768 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जब इसको हम 3 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो 3 एकम 3, और ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, 3 6 18। तो x² बराबर हमें 256 प्राप्त हुआ। 256 किसका स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर है, यानी कि x बराबर हमें कितना मिल जाएगा, ये हमें 16 फाइंड हो जाएगा, 16। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, तो ये x बराबर यहाँ पर b था, तो ये 16 हो गया, और ये 16 × 48, लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी 16 × 48, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाती है, ये लंबाई हो जाती है, और ये ऊपर वाला क्या हो जाता है, चौड़ाई हो जाता है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसका भूखंड का परिमाप ज्ञात करना। तो परिमाप क्या होता है, ये होता है L + B, और इसको क्या कर देते हैं 2 से गुणा कर देते हैं, L + B को जोड़ करके। तो यहाँ पर L + B को जोड़ देते, यहाँ पर कितना हो जाएगा 48 + 16, तो कितना हो जाएगा 48 + 16 जोड़ देंगे और इसको 2 से गुणा कर देंगे, तो 48 और 16 चुके 64, ये 64, और फिर यहाँ पे इसको 2 से गुणा कर देंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा कुल 128 हमें प्राप्त होगा, 128, यानी कि यहाँ पर 128 किस में है, विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 128 मीटर हमारा पेरीमीटर यानी कि परिमाप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछा गया था कि 3 अंकों की एक संख्या है, कौन सी, ABC है, जिसमें A 100वें स्थान पर, B 10वें स्थान पर और C यहाँ पर इकाई के स्थान पर है। तो इस संख्या को पुनः लिख लिया जाता है किस तरीके से, इस संख्या को ABC और ABC 2 बार लिख लिया जाता है, यानी कि पुनः लिख लिया जाता है। हमने लिख लिया, ठीक है। फिर कहा जा रहा है कि इसे 7, 11 और 13 का जो LCM आता है उससे विभाजित कर दिया जाता है। तो परिणाम क्या होगा, उत्तर क्या होगा, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पर जैसे दिया गया है A, फिर दिया गया है B और फिर दिया गया है यहाँ पर C। तो C इकाई के स्थान पर, तो हमने यहाँ पर क्या लिख लिया, 1 लिख लिया स्थानीय मान। फिर इसको यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये दहाई है, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, पीछे 0 हो जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा, दहाई 10 होता है। फिर ये कितना दिया गया, सैकड़ा, तो सैकड़ा कितना होता है, यहाँ पर 100 हो जाएगा, सैकड़ा 100 हो जाएगा, तो यानी कि पीछे ये क्या करेंगे, यहाँ पे 100 लिख लेंगे। अब हम इनको क्या करते हैं कि पूरा टोटल लिखते हैं, कितना हो जाता है, तो 1 1 1, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 111। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 111 लिख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर ABC को हमने यहाँ पर लिख लिया 111 हमने लिख लिया।
फिर हमसे कहा जा रहा है ये 3 अंकों की संख्या है। देखो 3 अंक है यहाँ पर, ये भी यहाँ पर भी क्या है 3 अंक हैं, 3 अंक यहाँ देख पा रहे हो। फिर हमने इनको क्या किया कि 2 बार लिख लिया, तो ABC और ABC 2 बार लिख लिया, तो कितना हो जाएगा 111 और फिर 111, हमें इतना चीज़ प्राप्त होगी। फिर हमें लिखा गया है कि 7, 11, 13 का एलसीएम निकालना है हमें, तो 7 गुणे 11 और गुणे 13, इनका एलसीएम ऐसे ही निकले क्योंकि इसमें कोई कॉमन चीज़ तो है नहीं, तो सीधे सीधे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इनका एलसीएम निकल करके आएगा 1001 निकल करके आएगा। अब हमें क्या करना है कि इस वाले नंबर को 1001 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जब इसको हम 1001 से डिवाइड करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 111 प्राप्त हो जाएगा। तो 111 किसकी वैल्यू थी, ABC की वैल्यू थी। ABC इसमें कहाँ पर दिया गया है, विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बस इसमें लैंग्वेज का गेम है, या आपने स्थानीय मान बहुत पहले पढ़ा होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो उसी तरीके से हमें यहाँ पर रखना था, और एलसीएम भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक 5 अंकों की संख्या जो है कितना दी है, 24, 7 और x 8 इतना दिया गया। फिर इसको 44 से विभाजित होती है, हो जाएगी ये, तो ये पूछा जा रहा है कि कौन सा अंक x को प्रतिस्थापित करेगा, यानी कि x की जगह पर इन चारों में से कौन आएगा, हमें ये बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। नंबर हमें क्या दिया गया है, नंबर दिया गया है 24, 7 और दिया गया है x और 8, इतना नंबर है। ये डिवाइड हमको करना है कि किससे, डिवाइड हमको करना है 44 से। अब 44 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 गुणा 4 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। और एक विभाज्यता का नियम होता है, रूल होता है कि किसी संख्या, कोई भी संख्या अगर वो 11 से विभाजित है तो उसके विषम क्या हो जाएगा, एकांतर जो अंक होंगे उनके अंकों का योग, या फिर क्या कह सकते हैं अंतर जो होगा वो 11 से विभाजित होगा या फिर 0 होगा। 2 कंडीशन हो, या तो वो 0 हो जाएगा या तो 11 हो जाएगा। ये हमने आपको एक बोल करके बताया। अब हम इसको क्या करते हैं, प्रूव करके दिखाते हैं आपको विभाज्यता का नियम। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं आपको आता है तो अच्छी बात, वरना फिर यहाँ पर रिवाइज भी हो जाएगा आपको। अगर 121 हम यहाँ पर लिख लें तो यहाँ पर क्या करते हैं, देखो इसका 1 और 1 प्लस 1 कितना 2 हो जाएगा, और ये बीच वाले का, तो इसका अंतर निकाले कितना 0 हो गया। तो क्या है, ये 11 से डिवाइड नहीं, डिवाइड है, तो 11 कम 11 कम 11 से डिवाइड है। तो इस तरीके से या तो इनका अंतर 0 हो जाए, या तो इनका अंतर हमें 11 प्राप्त हो जाए, ठीक, या फिर 11 से डिवाइड हो। तो अगर वो 11 से डिवाइड, तो पूरी संख्या चाहे जितनी बड़ी संख्या हो वो 11 से डिवाइड होगी। तो यही रूल यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, हमें x, y, z ये सब मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इसको 11 से डिवाइड करने के लिए क्या करें, पहले इनको एकांतर ऐड करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 7, 2, 9, 8, 17, तो इसको ऐड कर लिया हमने, 17 हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक छोड़ करके एक करते हैं। अब हम x + 4 ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इनका अंतर निकालेंगे। तो क्या कर देते हैं, x + 4 ऐड कर देते हैं। तो इनका अंतर हमें क्या प्राप्त हो जाना चाहिए, देखो या तो 11 मिल जाए और या तो इसका क्या मिल जाए, अंतर ऐसा मिले कि जो 11 से डिवाइड हो जाए, तो 0 प्राप्त हो। तो 0 तो प्राप्त नहीं होगा। अब हम x की जगह पर इनमें से कौन सा नंबर रख दें, तो अगर 7, 17 में से अगर हम कितना घटा दें जो हमें 11 प्राप्त हो जाए, तो 17 से हम कितना घटाते हैं, ये घटा देते हैं हम 6। तो जब 6 घटा देंगे तो हमें 11 प्राप्त हो जाएगा, तब ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 4 में कितना जोड़ दे जो 6 हो जाए, तो 4 में हम क्या कर देते हैं, 2 जोड़ देते हैं। तो x की जगह पर 2, यानी कि विकल्प 2 हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प 2। अगर अब हम बात कर लेते हैं, हम यहाँ पर हमने कहा कि हम 2 लिख सकते हैं, चाहें तो इसको पुष्टि के लिए आप चेक कर सकते हैं। 24, 7, फिर यहाँ पर 2 और 8, ये 11 से डिवाइड करने के लिए हमने कहा 11 से विभाजित हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 11 दूना 22, ठीक है, यहाँ पर 2 बचा, फिर यहाँ पर 11 दूना 22, फिर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 27 था तो ये 5 बचता है। अब फिर यहाँ पर कितना, 11 चौके 44 और 6 2 8 हो जाए, फिर ये 11 8 88। देखो ये पूरा क्या है, 11 से नंबर डिवाइड है, यानी कि पुष्टि भी हो गई कि विकल्प बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था कि 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल का गुणनफल क्या होगा, हमें वो ज्ञात करना है। और क्या करना है, फिर परिमाण के वर्ग क्या करना है, जो भी आएगा गुणनफल उसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, इस तरीके से। अब हम करते हैं, पहला स्टेप क्या दिया गया है कि 256 दिया गया है। 256 ये किसका वर्गमूल है, ये 16 का हो जाता है ना, 16 गुणे 16, 16 16 256, ये हो गया। अगला कहा जा रहा है कि 16 का वर्गमूल, अब कितना, ये 8 है, कितना हो जाएगा,
4 चौके 16 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4। अब हम इनको गुणा कर लेते हैं, देखो हमें गुणनफल कहा गया ना, तो गुणा कर लिया, तो हमने गुणा किया तो तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा, हमें 16 चौके 64 प्राप्त होगा 64। अब ये किसका वर्गमूल है, तो हम 8 गुणा 8 अगर करते तो ये प्राप्त होता नहीं, प्राप्त होता है, यानी कि इसका वर्गमूल हमें 8 हो जाएगा। तो विकल्प कहाँ पर है, ये देखो विकल्प सी सही उत्तर हो जाता है हमारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 2 कुर्सियों का और एक मेज जब खरीदते हैं तो 170 रुपये की खरीदी जा सकती हैं, और इसी तरीके से 5 कुर्सियों और 4 मेजों का मूल्य जो है वो 530 रुपये है, उसमें खरीदी जा सकती। अब हमें एक कुर्सी का लागत मूल्य बताना है, कितनी कॉस्ट प्राइस है, सीपी हमें बताना है एक चेयर का। तो चेयर को यहाँ पर सी लिख लेते हैं और कुर्सी को और टेबल को यहाँ पर क्या कर लेते हैं, टी लिख लेते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि 2 कुर्सियों का मूल्य, तो 2 कुर्सी यहाँ पर कितनी, तो लिख लेते हैं 2C चेयर प्लस 1 टेबल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 170 रुपये की। तो ये 170 हो गया, तो ये हमारी समीकरण फर्स्ट हो जाती है। इसी तरीके से फिर लिखा गया है कि 5 कुर्सियाँ, तो 5C लिख लेते हैं, 5 कुर्सियों का मूल्य और 4 मेजों का मूल्य, यहाँ पर 4 टेबल का मूल्य कितना 530 हो जाता है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दें, घटा जोड़ दें तो ये बराबर हो जाएगा। अब इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये बराबर करेंगे, कोई चीज़ बराबर करें तो आसानी से ये चीज़ बराबर हो जाएगी। तो इस पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इस वाली इक्वेशन को यहाँ लिख सकते हैं 4 दूना 8, 8 कुर्सियाँ प्लस 4 एकम 4 टेबल, ये कितना हो जाएगा, इसको जब जोड़ेंगे 17 चौके 68, यानी कि 680 हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हम क्या कर देते हैं, ये इक्वेशन थर्ड, तो इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को क्या करेंगे, यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे, घटा लेंगे। तो जब घटाएंगे तो यहाँ पर हमें कट जाएगा और ये कितना प्राप्त हो जाएगा, जब घटाएंगे तो ये 3 प्राप्त हो जाएगा। तो 3 चेयर का मूल्य यहाँ पर हमें कितना प्राप्त होगा, घटाने पर ये 150 हो जाएगा। तो 3 से 3 यहाँ पर क्या कर देंगे, गुणन भाग कर देंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 50, 3 पच्चे 15, तो एक कुर्सी का हमें मूल्य प्राप्त हो जाएगा। और हमसे पूछ क्या रहा है, एक कुर्सी का है तो मूल्य पूछ रहा है, तो विकल्प बी में देखो 50 रुपये दिया गया है, तो विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा 50 रुपये। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि एक्स के पास बैंक खाता है, उसमें कहा जा रहा है कि 90 रुपया 53 पैसा शेष है, यानी कि उसके खाते में कुल कितने रुपए पड़े हुए हैं, अभी उसके खाते में पड़े हुए हैं 90 रुपया 53 पैसा। अब कहा जा रहा है कि वो 67 रुपया 14 पैसा जमा करने पर 67.14 इतना अमाउंट जमा करता है, जमा करेगा यानी कि जुड़ जाएगा। तो हमने क्या कर दिया 67 यहाँ पर 14। तो अब इसके पास कितनी राशि, अब देखो क्या कह रहा है, तीसरा स्टेप क्या है कि इतना पैसा निकाल लेता है। तो पहले हम इतना जोड़ लेते हैं ना कि कुल के पैसा कितना बना, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाता है हमारा 4 3 7 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, फिर ये 7 हो जाएगा और 9 6 ये 15 हो जाएगा, इतना हो गया। अब फिर कहा जा रहा है कि 70 रुपया 16 पैसा निकाल लेता है, तो कितना पैसा अब उसके खाते में बचा। तो जब हमें इतना चीज़ निकालनी है तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर कि 70 रुपया और 16 पैसा यहाँ से माइनस कर देंगे, तो हमें 7 से 6 1 और 6 ये 5 हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से ये 7 और इधर कितना 15 से 7 हम करेंगे तो 8 7 15, तो 87 रुपया 51 पैसा यहाँ पर इतना अमाउंट हमें रुपए में प्राप्त होगा, 87.51। तो ये विकल्प भी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक कितना 2 और 72 है, और बड़ी संख्या छोटी संख्या के क्या 2 गुना से 2 अधिक है। तो क्या छोटी संख्या हमें ज्ञात करना है। तो हमने इस टाइप का क्वेश्चन इससे पहले भी पूछा जा चुका है, हमने इससे पहले वाली जो शिफ्ट सॉल्व करवाई है उसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन था, तो इसको भी उसी प्रकार करते हैं। कैसे करते हैं यहाँ पर देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि एक फॉर्मूला होता है जब लासा मासा आता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाता है, उन्हीं संख्याओं का लासा और गुणे मासा ये बराबर हो जाता है। तो लासा और मासा कितना दिया गया है 2 गुणा 72 दिया गया है, तो 72 दूना कितना 144 हो जाएगा, और इन 2 संख्याओं का गुणन क्या हो जाएगा वो भी 44 हो जाएगा। यहाँ पर लिखा गया कि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है। मान लेते हैं पहली संख्या कितनी है x दी गई है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। फिर यहाँ पर कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या की 2 गुना, तो हमने क्या कर दिया 2x कर दिया।
फिर उससे क्या है, उससे भी 2 अधिक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि इसमें 2 हमने और जोड़ दिया, इतना बचा। तो अगर आप करना चाहते हो तो इस तरीके से इस क्वेश्चन करो, वो आप करो, या फिर यहाँ से ऑप्शन से जितने भी नंबर्स हैं उतने यहाँ पर x की जगह पर पुट करके देख लो, आपको यहाँ पर सही उत्तर मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले रखते हैं 4 रखना चाहें तो 4 दूनी 8, 2 10, और 10 चौके कितना हो जाएगा 40, ये नहीं होगा। 6 दूनी 12, ये भी अमाउंट छोटा पड़ जा रहा है। अगर 8 से ट्राई करते हैं तो 8 यहाँ पर लिख लेते हैं, 2 गुणा 8 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 8 16 और 17 18, और फिर इधर इस वाली की जगह पर यहाँ पर 8 रख लेते हैं, 8, तो 18 8 144। देखो ये 144 बराबर 144 सेटिस्फाई कर गया, तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करने से बेटर है आप सबसे जल्दी यहाँ से करोगे कि आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया कॉन्सेप्ट लगा के, आधा यहाँ से इस पे मैच कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया था हमसे कि यदि 4/5 अनुपात 12/10 अनुपात x/6 का दिया गया है अनुपात 9/2, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। देखिए ये दिया कैसे गया, पहले हमें बता देते हैं। ये लिखा है कि 4/5 अनुपात कितना दिया गया है 12/10, फिर ये समानुपात दिया गया है। ये किसके बराबर दिया गया है कि x/6, फिर इसका अनुपात हमें यहाँ पर दिया गया, फिर ये दिया गया है कि 9/2, इतना दिया गया। इसको सॉल्व करने के लिए हम सीधे सीधे यहाँ पर इनको क्या करेंगे, इस तरीके से लिख सकते हैं कि 4/5, फिर लिख लेंगे यहाँ पर ये वाला इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 9/2। अब क्या कर लेंगे बराबर, फिर यहाँ पर कितना बचता है, ये इधर आ जाएगा 12/10 और गुणा फिर कितना x/6। अब इस इक्वेशन को हम करेंगे सॉल्व, तो जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 18 प्राप्त हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे हमें इस x की वैल्यू जो निकल करके आएगी, तो विकल्प डी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 13 जो यहाँ पर है कि 800 पे क्या किया गया 85% का, और फिर उसके बाद 120% का, फिर उसका 140% का, कितना बन रहा है वो हमें बताना है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक नंबर दिया गया है, कितना संख्या दी गई है वो 800 है। इस पर क्या किया गया, इस पे पहले 85%, तो ये 85 बटा यहाँ पर हो गया आपका प्रतिशत है तो 100 कर दिया हमने। फिर जो नंबर आया उसका 120%, इसका 120% तो 100 कर दिया। फिर जो नंबर आया उसका 40 बटा कितना 100, इसका 40%। अब हम क्या करेंगे इस 0 0 एडजस्ट कर लेंगे, तो इस तरीके से ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल आउट, और यहाँ के क्या हो जाएंगे 1 0 और 1 0। इस तरीके से हम लिख सकते हैं सीधे सीधे यहाँ पर 8 गुणा 85 और गुणा 12 और फिर तरीके से गुणा 4 बटा कितना हो जाएगा 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे इस तरीके से तो आपको मिलेगा यहाँ पर 326.4 आपको प्राप्त हो जाएगा। और 326 आपको जो ये उत्तर है कहीं नहीं दिया गया है, इस ऑप्शन में कहीं भी नहीं मैच कर रहा है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। और इस क्वेश्चन को जो आपका आरआरबी आपका जो ये आपका है यूपी आरआरबी, यानी कि ये रिक्रूटमेंट बोर्ड ने क्या किया था, आयोग ने इस क्वेश्चन को निरस्त कर दिया था जब आंसर की दी थी, क्योंकि ये ऑप्शन गलत थे। तो जैसे आपके एग्जाम में पूछा गया था हम वैसी चीज़ यहाँ पर प्रेजेंट करें, बस हम आपको यहाँ पर इससे एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, रिवाइज हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमसे पूछा गया था कि यदि एक वस्तु 300 रुपये में खरीदी गई है, ठीक है, फिर हमसे कहा गया कि 50 उस पर क्या कर दिया गया कि 50 रुपये की मरम्मत खर्च लगा दिया गया, ठीक है। अब इसे अंकित रूप मूल्य पर 20% का लाभ पर बेचा गया, जो लागत मूल्य क्या है 10% अधिक है, तो आवश्यक बिक्री मूल्य हमें क्या करना है रुपए में बताना है। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ था, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि वो वस्तु कितने की थी, तो वो 300 रुपये की थी कोई वस्तु, उसमें मरम्मत करवाई 50 रुपये की, तो कुल लागत यहाँ पर कितनी हो गई वो 350 रुपये हो गई लागत में। अब फिर ये कहा जा रहा है कि उसको 20% के लाभ पर बेच दिया, तो अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर 20% के लाभ पर बेचा गया, जो लागत मूल्य का 10% अधिक है, लागत मूल्य हमारे इतनी है, तो इसका 350 का 10% अगर हम निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35। तो जब हम इसको और इसको यहाँ पर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 350 और ये 300 कितना जोड़ने पर आपका 385 हो जाएगा। फिर हमसे ये कहा जा रहा है कि जो कितने के बराबर है,
ये 20% लाभ के बराबर है, ये वाला पोर्शन इतना हमसे कहा जा रहा है। तो ये कितना हो जाता है 120, 20% लाभ ले लेंगे तो ये 120 हो जाएगा और इसको डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा, यहाँ अलग लिख ले रहे हैं कि 46, 20 और ये हो जाएगा 10। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो आपको 662 रुपये यहाँ पर प्राप्त होगा, विकल्प सी यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर इसकी जो ये पूछ लिया ना कि आवश्यक बिक्री मूल्य हमें बताओ। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी जो बिक्री मूल्य है जो आवश्यक है? तो ये लैंग्वेज नहीं सही थी, इसलिए इस क्वेश्चन को भी क्या किया गया था, निरस्त कर दिया गया था। आयोग ने इसको कंसिडर नहीं किया था, नहीं माना था, सिर्फ इसकी लैंग्वेज के बेस्ड पर। क्वेश्चन यहाँ पर सी सही होगा। अगला देखते हैं 462 यहाँ पर सही होगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 है कि लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है? इसमें जब 20% और 10% की दो क्रमागत छूटें, यानी कि छूटें यहाँ पर दी जा रही हैं, यहाँ पर सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट में क्या होता है कि पहले 100 पर हमने क्या कर दिया, 20% दे दिया। तो 20% का डिस्काउंट दिया, यानी कि 20% घटाएंगे तो -20 करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 80। अब 80 हमें प्राप्त हो गया, ये वाला 80 से क्या कर देंगे हम, इसका 10% हम और घटाएंगे तो इसका 10% 8 हो जाता है। तो कितना बचा, ये 80 से 8 घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 72। अब 100 रुपये था, बचा कितना 72, तो इसका अंतर कितना हो जाता है 28% हो जाता है। इसका अंतर यहाँ पर 28, तो विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। यानी कि लगातार छूटे या क्रमागत छूटे या सक्सेसिव डिस्काउंट इस तरीके से हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्याज दर ज्ञात करना है। इसमें कि जब 1000 रुपये के मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज इतना हो जाता है। यानी कि अब हमें कुछ नहीं करना, सीधे सीधे ये कितने दिनों में हमें प्राप्त हुआ है, ये साधारण ब्याज है, यानी कि ये एसआई है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट है, यानी कि ये 440 हमें प्राप्त होता है 5 साल में। तो 1 साल में कितना प्राप्त होगा, तो इसको हम क्या कर देंगे डिवाइड, 5 8 40। ठीक है, और फिर यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा, 5 8 40। ठीक है, तो इस तरीके से ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हमें प्राप्त हो जाएगा 8.8%। ये हमारा यहाँ पर फाइंड हो जाएगा। आपका विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, 8.8%। ये ब्याज दर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो निकल करके आएगा, और इसको जब क्या करोगे, जब तुम इसका 1000 का परसेंटेज निकालोगे तो वो इसी के बराबर होगा 8.8% के। देखो जो भी यहाँ अमाउंट है उसको डिवाइड कर लो, जो आए वो कितना आया 1 साल में, उसका 1000 के हिसाब से निकाल लो, तो वो आपको 8.8% फाइंड हो जाए। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 17 नंबर जो पूछा गया था, उस काला अवधि, यानी कि उस समय हमें पूछ रहा है, काला अवधि का मतलब समय, उसको ज्ञात करना है। किसमें, जिसमें 1000 के मूलधन पर वार्षिक 10% ब्याज दर से 331 का क्या हो, चक्रवृद्धि ब्याज हमें प्राप्त हो। अब देख लेते हैं कितने दिनों में प्राप्त हुआ, हमें बस वही बताना है। 1000 यहाँ पर जो दिया गया है 1000, तो 1000 का अगर हम 10% निकालते हैं तो वो कितना हो जाता है, ये 2 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 0 यहाँ कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लगभग ये यहाँ पर दिया गया 331 हमें प्राप्त हो रहा है। 1 साल में 100 प्राप्त होता है, तो 300 कब तक पहुँचेगा, 300 के लिए हमें 3 साल लगेंगे लगभग। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको 3 साल के हिसाब से काउंट करते हैं। अब देख लेते, पहले साल में तो हमें 100 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर देख लेते, पहली बार हमें 100 रुपये प्राप्त हुए, दूसरे साल भी हमें क्या होगा 100 रुपये प्राप्त होंगे, तीसरे साल में भी चक्रवृद्धि ब्याज है ना, तो हमें 100 रुपये प्राप्त होंगे, हमने ऐसा मान लिया। लेकिन यहाँ ब्याज पर ब्याज प्राप्त होता है, तो इस वाले पर हमें क्या होगा, ब्याज पर ब्याज मिलेगा, तो 10 का कितना, 100 का 10% जो हमें कितना मिलेगा, 100 आपका 10 मिल जाएगा, आपका ना 10 होगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पर 2 हो गए, 200 हो गए, तो 200 का 10% 20 हो जाता है। फिर 10 का यहाँ पर हमें कितना निकालना है, 10% निकालना है, तो ये 1 रुपया हो जाएगा। अब ये देखो, ये कितना 100 ये 300 हो जाएगा, और ये 20 10 कितना हो जाएगा, प्लस 30 हो जाएगा, और ये 1 रुपया हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 330 रुपया, 30 और ये 1 रुपया, तो देखो कितना बनना है, 331 बनना है। ये हम आपको इतना सॉल्व करके बता दी, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, हम इतना इसलिए सॉल्व कर रहे हैं कि आपको हमें दिखाना है, प्रेजेंट करना है, समझाना है। आप वहाँ एग्जाम में करोगे, इससे कम समय में कर लोगे। कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है, क्वेश्चन चेंज होकर के आ गया, इससे टफ आ गया, तब भी आप उसको समझ के कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 3 साझेदार हैं,
कौन कौन है, ए है, बी है और सी है। तो इनका अनुपात 4:5:6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं, ठीक है। और यदि लाभ में क्या है, सी का अनुपात या फिर कहते हैं सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 रुपये अधिक हो, तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ कितना होगा, देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि ए और बी और सी ये अनुपात में कितना दिया गया है, 4:5 और अनुपात 6 हमें यहाँ दिया गया है, लाभ कमाते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है कि सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 रुपया अधिक है। तो सी और ए का अगर हम कंपैरिजन निकालें तो कितना होता है, 4 और 6, 4 और 6 का अंतर कितना हो जाता है, 2, ठीक है। अंतर 2 हो गया तो 2 बराबर कितना, 200 रुपये वो लोग कमा लेते हैं। तो 1:1 कितना हो जाएगा, तो ये कट जाएगा तो ये 100 हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो 1:100 होगा। तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ ज्ञात करना, यानी कि सबके द्वारा। तो इसको अगर हम जोड़ लेते हैं इनको, तो 6 4 10 और 5 कितना हो जाएगा, ये 15। और 15 को अगर हम 100 से गुणा कर दें, 1 बराबर 100 तो 15 बराबर 15 गुणे 100, तो कितना हो जाएगा, 1500, यानी कि 1500 रुपये यहाँ पर इनका लाभ होता है। तो 1500 कहाँ है, 1500। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमसे पूछा गया था कि पार्टनरशिप का ये भी क्वेश्चन है कि कितना निवेश करते हैं, कितना लाभ कमाते हैं। कि 3 साझेदार हैं, ए, बी और सी। इनमें क्या किया इन्होंने, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है कि ये अनुपात लिखा हुआ है। तो 2:3:4 के अनुपात में इन्होंने लाभ कमाया। तो एक क्या किया, नया साझेदार डी शामिल हो गया, ठीक है, जिसने ए और सी फिर क्या किया, प्रत्येक के शेयर से आधा आधा हिस्सा ले लिया। यदि लाभ में डी का हिस्सा अब 100 रुपये है तो कुल लाभ कितना होगा। देखो डी को जबरदस्ती यहाँ पर घुसेड़ा गया है, सिर्फ क्वेश्चन को थोड़ा सा लैंग्वेज या ट्रिकी करने के लिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हम बता रहे हैं कैसे होगा। देखिए जो यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं, पहले तो दिया गया है ए अनुपात बी अनुपात सी दिया गया है। तो ए का अनुपात दिया गया है 2, बी का दिया गया है 3 और सी का दिया गया है यहाँ पर 4, ठीक है। अब यहाँ पर डी को लाया गया है जबरदस्ती। डी के साथ क्या कहा गया है कि जिसने ए और सी के प्रत्येक शेयर में से आधा हिस्सा प्राप्त हुआ। तो ए का आधा कितना हो गया, 1 हमने लिख लिया, ठीक। और फिर यहाँ पर कहा गया है कि सी, तो सी का आधा कितना हो जाएगा, 2, 4 है तो 2 हो जाएगा, तो इसने कितना, इसका 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि लाभ में डी का हिस्सा 100 रुपये है, यानी कि 3 रेशियो बराबर, यहाँ पर देखो 3 है ना, तो 3 रेशियो बराबर अगर हमें 100 दिया गया है तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि आर बराबर अनुपात कितना हो जाएगा, 100/3। रेशियो कहें या अनुपात कहें, हम बार बार रेशियो को आर लिख ले रहे हैं यहाँ पर, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इतना हो जाएगा। तो हमें कुल लाभ बताना है, तो कुल लाभ किसका बताना है, इन्हीं बंदों का तो हम बताएंगे ए बी सी का। तो 2 3 कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 4 9 हो जाएगा। तो इसको 9 से गुणा कर देंगे, तो 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, तो ये 100 और गुणा 3 ये हमें प्राप्त हो जाता है 300। तो विकल्प डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 300। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कुछ चीज़ ये आपके रीजनिंग में डाल दिए गए थे, लेकिन हमने यहाँ पर मैथ में ही शामिल कर लिए हैं डीआई के क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपसे, बड़ी सी यहाँ पर लैंग्वेज परिभाषा दी गई, लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल। कहा गया है कि एक छात्र प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने के लिए 6 टेस्ट सीरीज देता है, अपना नाम देता है, और वह एक रेखा आरेख के रूप में अपनी प्रगति यानी कि अपना इम्प्रूवमेंट वो क्या करता है, दर्ज करता है। एक ऐसा डीआई वाला चार्ट बनाता है और रेखा आरेख इन पर क्या है, 6 टेस्ट में प्राप्त है। देखो 6 टेस्ट है यहाँ पर, जो एग्जाम है ये कितने, देखो 6 टेस्ट यहाँ पर हुए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, अंकों को दर्शाता है। फिर कहा जा रहा है कि हॉल ऑफ फेम में उसका नाम कितने परीक्षाओं में सूचीबद्ध किया गया था, हमें ये बताना है। और उन छात्रों को हॉल ऑफ फेम में सूचीबद्ध होने का सम्मान मिला जिसने 40 से अधिक अंक प्राप्त किए। तो बंदा कितनी बार वो हॉल ऑफ फेम में शामिल हुआ, यानी कि उसको उच्च दर्जा दिया गया, और उच्च दर्जा पाने के लिए क्या है, उसके नंबर 40 से अधिक होने चाहिए। तो किसमें 40 से अधिक है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये 45 हो जाएगा, ये हो जाएगा, बाकी ये नहीं होंगे। तो कितने में शामिल, कितनी बार शामिल हो, 2 बार। तो विकल्प ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, 2 बार ये अंक यहाँ पर प्राप्त करता है, वो उनके नंबर यहाँ पर दिए गए। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, ये भी क्या था, डीआई का क्वेश्चन था, लैंग्वेज क्वेश्चन है, कैलकुलेशन नहीं है खास इसमें। कि बार आलेख दिया गया है जिसमें वर्ष 2017 के लिए 6 देशों की जीडीपी को बिलियन अमेरिकी डॉलर में दिखाता है। ये देखो जीडीपी हो जाती 6 देश, ए बी सी डी ई एफ 6 तक देश हैं, और इनकी जीडीपी यहाँ हमें इतनी प्रेजेंट हो रही, ये वाली आप जो देख पा रहे हो अमेरिकी डॉलर में।
तो जो एक मुफ्त क्या है व्यापार ब्लॉक बनाने के लिए एकजुट है। ठीक है, एक होता है आप पढ़ते होगे ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो FTA के बारे में, तो वैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि मुफ्त व्यापार ब्लॉक बनाने के लिए एकजुट है। ठीक है, तो किस देश की GDP इन 6 देशों की कुल GDP का 105वां भाग है। अब हम क्या कर लेंगे, इन सारी को ऐड कर लेंगे, फिर उसका जितना निकल करके आएगा कुल का 1/5 जो निकल करके आएगा तो वो किसके बराबर है, A के है, E के है, F के है, C के, ये हमें बताना है। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमें वो कितना प्राप्त हो जाएगा इन सबको जोड़ने पर। तो पीछे से जोड़ते हैं तो ये 5 और फिर यहाँ पर ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा 5, फिर यहाँ के 5, तो हमें कितना प्राप्त हो गया यहाँ पर 5 प्राप्त, ये 10 हमें प्राप्त हो जाता है, माफ करना, ये यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाता है 5 5 10 कैरी, एक कैरी बचता है तो 7, फिर ये बचता है 7 हो गया, 7 5 12, 2 14 और फिर एक कितना था 15, तो ये 5 हो गया, फिर कैरी एक बचा, तो फिर 1 2 3 1 4 1 5 1 6 और एक कैरी था 1 7। ठीक है, इतना हो गया। अब कुल कितने लोग हैं, 6 बंदे हैं, तो 6 से इसको क्या कर देंगे हम यहाँ पर 6, ये 6 देशों की होगी। अब इसका हमें निकालना है 1/5, एक क्या देखो यहाँ पर दिया गया 1/5वां भाग, तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 5 एकम 5 और फिर कितना हो जाएगा, फिर 2 बचेगा और ये कितना हो जाएगा 5 25, यानी कि 150 बचेगा। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि किसका 150 है, तो यहाँ पर देखो 150 किसका है, किसी का नहीं, सिर्फ यहाँ पर C का 150 दिया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हो C का सिर्फ यहाँ पर 150 दिया गया है। तो इस तरीके से विकल्प D आपका सही उत्तर हो जाएगा, C वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया था कि मिश्र धातु एक दिया गया, यहाँ पर मिश्र धातु 1 लिखना चाहिए था, यहाँ पर मिश्र धातु 1 और मिश्र धातु 2 में धातु ABCD का मिश्रण करके तैयार किया गया है। ठीक है, तो पाई चार्ट हमें 2 दिए गए हैं, एक धातु 1 एक धातु 2, तो पाई चार्ट क्या है 2 मिश्र धातुओं में से इन धातुओं के अनुपात को दर्शाता है। ठीक है, अब यदि 1 किग्रा मिश्र धातु में से क्या है 1 और 2 किग्रा मिश्र धातु में से 2 को पिघलाया जाता है तो और मिश्रित किया जाता है, एक में मिला दिया जाता है, तब क्या करते हैं कि तो परिणाम स्वरूप मिश्र धातु 1 और मिश्र धातु 2 में धातु B का द्रव्यमान कितना, हमें ये बताना है। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये अपने आप में कितना 1000 होगा, ठीक है, और ये भी अपने आप में कितना 1000 होगा। फिर हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर कितना दिया गया, हमें सिर्फ B को कंसीडर करना है, तो इसमें B बराबर कितना दिया गया है 30% दिया गया। देखिए यहाँ पर B बराबर 30% है और यहाँ देखो B बराबर कितना दिया गया है, B बराबर 20% दिया गया है, माफ करना, ये B बराबर 20%। अब हम जब इनको क्या कर लेंगे, इसका देखो इससे अपने आप में 100% और ये कितना हो जाएगा 10% और ये कितना हो जाएगा 10 1 इतना 1%। अब हम इसका 30% निकालेंगे तो इसको 30 से गुणा कर देंगे तो ये अपने आप में 300 हो जाएगा। इसका 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 400 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें कुल ज्ञात करना, कुल द्रव्यमान कितना होगा, तो इसको ये 300 और ये 400 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये 4 और 3 700, तो ये कितना हो जाएगा 700 ग्राम हो जाएगा। हमने यहाँ पर 1000 इसलिए रखा क्योंकि बात ग्राम में पूछ रहा है और 1 किलो में कितना होता है 1000 आपके ग्राम होते हैं, उसी बेसिस पे हमने यहाँ पर रखा। से परसेंटेज पे रखते तो हम 100 ही मानते। ठीक है, ये ग्राम के बेसिस पे था। तो मिलते हैं आपको एक अगले सेशन में। और आपकी क्या क्वेरीज हैं, आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है और आपको कोई दिक्कत हो रही है, कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रही, कुछ भी नहीं आया, तो आप कमेंट करके बताएंगे तो हम सारी चीज़ें आपको बता देंगे, आपकी चीज़ें क्लियर कर देंगे। मिलते हैं आपको अगले सेशन में।